Once again, good morning, class 9. This is the fourth clip from Civics, Chapter 3, Constitutional Design. In last three clips, you have read Democratic Constitution in South Africa. Under this, you known about apartheid system, segregation policy. In next clip, need of constitution. In next यानी in third clip you had read making of Indian Constitution, and in fourth clip and the lecture of today on the topic of guiding values of the Indian Constitution. ये समझना है आपको कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो वैल्यू है वो पता कैसे चलेगा, आखिर किस आधार पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिबल है, यहाँ के लोगों के लिए सुटेबल है। तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू पता कैसे चलता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन बी अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को कैसे समझ सकते हैं। तो दो तरीका है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को समझने का, दो वेज है। पहला है बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम मेजर लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर कुछ मेजर लीडर्स ने जो अपना व्यूज दिया, उस व्यूज के माध्यम से भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी और वैल्यू को समझ सकते हैं। एंड दूसरा है खुद कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया गया प्रिम्बल। ये प्रिम्बल ऐसा है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंगल पेज में वैल्यू बता देता है। तो मेन रूप से इन्हीं दो टॉपिक पे अभी चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक है बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम मेजर लीडर्स। जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पिछले क्लिप में एक्सप्लेन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम आया, राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है, लेकिन कहीं भी एक मेजर जो लीडर है उसका नाम नहीं आया, और वो था उस समय का महात्मा गांधी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके व्यूज को, उनके आइडियाज को कुछ लीडर्स बहुत ही ऑनेस्टली फॉलो करते थे। उन्होंने एक बुक लिखा था 1931 में। 1931 में उन्होंने एक बुक लिखा, नाम था उसका यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि क्या वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन का, या कैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49 में आप देखोगे कि तीन लीडर का यहाँ पे थॉट दिया हुआ है, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर एंड पंडित नेहरू। ये इन तीन व्यक्ति का यहाँ पे थॉट है कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के, व्यूज को। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इनके जो यहाँ पे व्यूज है मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ। मैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये जब हिंदी इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ तो आपको वो क्लियरली समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट एंड फोकस ऑन माय वॉइस। दिस इज द views of Mahatma Gandhi on our Indian Constitution. So let's start. I shall strive for a constitution which will reduce India from all thraldom and patronage. मैं भारत के लिए एक ऐसे संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश की बनाने में उसकी भी भागीदारी है। An India in which all communities shall live in perfect harmony. ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे,
There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल के से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो. Women will enjoy the same rights as a man. I shall be satisfied with nothing else. औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा. तो देखा ही नहीं, आपने सुना क्लियरली कि किस तरह से गांधी जी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का व्यूज बताया, और उनके व्यूज के अनुसार लगता है कि आज भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सही वे में लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी मर्द और औरत में फर्क देखा जाता है. समाज में आज भी अनटचेबिलिटी है. आज भी क्या होती है कि कंपेयर किया जाता है बड़े लोगों, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को. हालांकि ये गांधी जी का अपना थॉट था, सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इनके अपोजिट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं, ये इनके बहुत से मत से सहमत नहीं थे. इनके बीच में और गांधी जी के बीच में हमेशा मतभेद चलता था, और इनका अपना विजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. तो चलिए इनका विजन भी सुनते हैं. On the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. In politics, we will live in politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे. How long shall we continue to live this life of contradictions? इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे. ये देख रहे हैं यहाँ पे भीमराव अंबेडकर पूरी तरह से समाज में फैले हुए जो वैल्यू है, एक व्यक्ति एक वोट का, समाज में जो अंतर है, आज भी प्रेजेंट डे में असमानता है, उस पे इन्होंने बात की. और ये देखने को मिलता है, और इन्होंने वार्निंग भी दिया कि यदि ये कंटिन्यू चलता रहा तो आने वाले समय में हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही संकट में डाल देंगे. शायद वो चीज़ें आज देखने को मिल रही है. फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को 12 o'clock में एक स्पीच दिया जो इंटरेस्टिंग भी है और सुनने योग्य भी है, और ये पेज नंबर 49 में एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है. तो समय का अभाव है, फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप इसे सुने. Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our place, not wholly or in full measure but very substantially. बरसों पहले हमने अपने स्थिति के साथ साक्षात्कार किया था, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह
या हर तरह नहीं तो काफी हद तक। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन का शुरुआत करेगा। A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find utterance. इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम अपने पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे जीवन के लिए उचित है। फ्रीडम एंड पावर बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। Before birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इसी क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। Some of those pains continued even now. इसमें कुछ दर्द तो अभी बने हुए हैं। Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। The future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and one we shall take today. यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया और एक शपथ हम आज भी लेंगे। The service of India means the service of millions who suffer. भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। It means the ending of poverty and ignorance and diseases and inequality of opportunity. इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा इस पूरे चैप्टर में, नेहरू का भी देखा कि किस तरह से पास्ट में जो हमने झेला अंग्रेज से और किस तरह से हम आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के बाद भी हमारे सामने जो समस्या खड़ी है विकराल रूप में, उसे डील करना है।
कुछ हद तक तो डील हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कमी रह गई है। तो हमने देखा गाइडिंग वैल्यू समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने क्या देखा, जो मेजर लीडर्स थे उस समय के, उनके कुछ व्यूज को देखा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसका दूसरा टॉपिक प्रेम्बल है, तो अगले क्लिप में हम प्रेम्बल लेकर आएंगे एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े जितने मेजर कैरेक्टर्स थे उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम नाम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको शेयर नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। तो अगला क्लिप भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड मुझे जहाँ तक लगा कि ये बहुत ही अच्छा था। हम उस समय के स्पीच को सुन रहे थे 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस समय के कुछ महान लीडर का स्पीच सुन रहे थे, उनके थॉट को हमने सुना। एंड आप कंटिन्यू बने रहिए, आने वाले क्लिप में और बेटर मैं करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।